जल्द हम लोग एप्लीकेशन पर स्टोरीज़ को शिफ्ट करेंगे। इस मंथ में मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर रूथलेस एक स्टोरी यूट्यूब के बराबर तक हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ पर डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्स अगस्त ख़त्म होने वाला है, इसी अगस्त में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम एपिसोड डालने की। और नेक्स्ट मंथ हम लोग मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर एक रूथलेस, जो कि ये दोनों पहले मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद मिस्टीरियस में मिलेंगा को शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे सारी स्टोरीज़ को। इसी मंथ में हम लोग ज़्यादा पॉसिबली ट्राई करेंगे करने का। अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तब तक हम लोग यूट्यूब पे अल्टरनेट डेज में एपिसोड डालता रहूँगा, डेली थोड़ा एपिसोड डालता रहूँगा। और कंप्लीट सीरीज़ हैं सारी, कंप्लीट कर दूँगा सारी सीरीज़। एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग सही से वर्किंग में ला दूँगा। इस टाइम आप रूथलेस गर्जमाई और मैं योद्धा के स्टार्टिंग से एपिसोड सुन सकते हो। और न्यू सीरीज़ भी है ड्रैगन प्रिंसेस एंड एक और नई स्टोरी है, वो भी अपलोड होगी। अगले ही पल आरव गायब होकर एलिसन के सामने प्रकट हुआ और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को पकड़ लिया। दोनों फ्लाइंग स्पिरिट्स ने आरव से निकलती भयानक किलिंग इंटेंट को महसूस किया। वे कांप उठे, नहीं मुझे मत मारो, ही मरना चाहते हो, चिंता मत करो, इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उन्होंने उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी, उनका अंजाम मौत से भी बदतर होने वाला था। आरव ने स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट खोला और ट्विन फ्लाइंग बीस्ट्स को जयंत के पास फेंक दिया। साथ ही उसने जयंत को एलिसन के किए हुए कामों के बारे में बताया। ये सुनते ही जयंत गुस्से से भर उठा। दोनों फ्लाइंग बीस्ट्स का अंजाम भी रवि जैसा ही होने वाला था। न जी पाएंगे न मर पाएंगे, उन्होंने आसानी से दोनों को दबा दिया। आरव की हरकतों ने पास मौजूद विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रोडिजीज के दिलों में और भी ज्यादा डर भर दिया। वे बेकाबू होकर कांपने लगे और उनके दिल की गहराइयों तक ठंड उतर गई। मर जाओ तुम सब, आरव मुड़ा और विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन के प्रोडिजीज की ओर देखा। उसने सीधे हमला किया और उन सबका सफाया कर दिया, यहाँ तक कि सबसे भयानक प्रतिभाशाली जीनियसेस भी आरव के सामने बेबस थे। खून की धुंध फटकर हवा में बिखर गई। इन लोगों को मारने के बाद आरव ने आग के समुद्र को वापस समेट लिया। उसने दूर से जैस्मिन और बाकी लोगों की ओर झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद। जैस्मिन और यादव फैमिली के बाकी लोग चौंक गए। तभी जैस्मिन को एहसास हुआ कि बाहर फैली अफवाहें सच थीं। उसने तुरंत जवाब में अभिवादन किया, आप बहुत विनम्र हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ नीचे देखने लगा। तन्वी का चेहरा धीरे धीरे फिर से गुलाबी होने लगा था और वह दोबारा बोल पाने लगी थी। लव की मदद से वह जानवी के पास गई और उसे पिल दे दी। सुरेश को भी आरव की असली पहचान पता चल गई। उसे ये भी मालूम हुआ कि लव सच में उसका ब्रदर इन लॉ था। आरव गायब होकर लव, तन्वी और जानवी के पास प्रकट हुआ। सुरेश भी वहीं मौजूद था। आरव को देखते ही सुरेश चिल्लाया, फादर इन लॉ, आरव, आपका दामाद आपको प्रणाम करता है। सुरेश ने गहरा झुककर प्रणाम किया। उसका रवैया बेहद सम्मानपूर्ण था, उसका शरीर लगभग जमीन को छू रहा था। आरव का चेहरा और भी काला पड़ गया। हालांकि सुरेश ने तन्वी को बचाया था, लेकिन आरव ने अपनी बेटी की शादी के लिए सहमति नहीं दी थी। चुप रहो सुरेश, फादर इन लॉ मैं। चुप रहो। ओह, सुरेश बिल्कुल किसी दुखी बच्चे जैसा लग रहा था। दूर से ये देखकर जैस्मिन हंसी रोक नहीं पाई। क्या अब बेहतर महसूस हो रहा है? तन्वी ने जानवी को पिल दी, जिससे उसका चेहरा कुछ सुधर गया। मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, जानवी ने राहत की सांस ली। अब तन्वी को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। बहुत डरावना। पहले वाली लड़ाई में सामने वाली उसके साथ ऐसे खेल रही थी जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। अगर सच में पूरी ताकत लगाई जाती तो वह बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात, एंशिएंट सेक्रेड बॉडी वास्तव में उसका भाई था। लव ने जानवी की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। अभी तन्वी ने बताया था कि जानवी उसकी मदद करने के लिए जान लगाकर लड़ रही थी। अगर जानवी और यादव फैमिली न होते तो शायद तन्वी यहां तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से लव ने खुद को रोके रखा, जबकि सुरेश लगातार उसे ब्रदर इन लॉ कह रहा था।
जानवी धीरे धीरे खड़ी हुई, गहरी सांस ली और फिर आरव की ओर देखा। आरव ने उसे दोस्ताना मुस्कान दी। जानवी सोच में पड़ गई। सामने वाला इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? बहुत जाना पहचाना? यह एहसास अजीब था। यह एक महिला की इंट्यूशन थी। तुम वही वाइट रोब्स वाले आदमी हो? जानवी ने अनायास पूछ लिया। ये बस लोगों का दिया हुआ नाम है। आरव एक पल रुका, फिर हल्के से हंस पड़ा। इसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। वाइट रोब्स वाला आदमी? सुरेश स्तब्ध रह गया और अविश्वास से आरव को देखने लगा। फादर इन लॉ, वैम्पायर्स और विच गॉड्स की प्लानिटरी रेड्स, क्या वो सब आपने किया था? ओह हाँ, सुरेश। उसने दुख और शिकायत भरी नज़रों से आरव को घूरा, मानो उसकी आंखों में आंसू आने वाले हों। उसके फादर इन लॉ ने उसे बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसकी पहचान इस्तेमाल करके लूटपाट की थी। खनखार, मुझे ऐसे मत देखो, आरव ने हल्की खांसी के साथ कहा। उसी समय जैस्मिन और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। यादव फैमिली के सभी लोग अंदर तक हिल चुके थे। बहुत भयानक। उसने अकेले ही विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी जीनियसेस का सफाया कर दिया था। सबसे अहम बात यह थी, वह अभी केवल वॉइड रिटर्निंग रेल्म के 9th लेवल पर था। मैं सुरेश दुख से लगभग रो पड़ा। वो समझ ही नहीं पा रहा था। जैस्मिन और बाकी लोग भी आरव को देखने लगे। जब आरव ने खुद स्वीकार किया कि व्हाइट रोब्ड मैन और स्लेव रेल्म एम्परर एक ही व्यक्ति हैं, तो सब जानना चाहते थे कि आखिर आरव ने सुरेश का रूप धारण करके अपराध क्यों किए। तन्वी, लव और जानवी भी उत्सुकता भरी नज़रों से आरव को देखने लगे। शेरा भी चुपचाप उड़कर समूह के पास आ गया। अजीब माहौल देखकर वह चुप रहा और सबकी तरह आरव को देखने लगा। खनखार, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा फेमस बनाना चाहता था, क्या इसमें कुछ गलत था? आरव ने धीरे धीरे सुरेश की ओर देखा। फेमस? सुरेश चौंक गया और बाकी लोग भी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आरव क्या कहना चाहता था। हाँ, तुम्हारी रेप्यूटेशन बहुत खराब थी, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके कुछ बड़े काम किए। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? आरव हंस पड़ा। सुरेश। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश को एहसास हुआ कि आरव की बात में सचमुच तर्क था। वाकई, फायर स्टार रीजन में अफवाह फैल चुकी थी कि सुरेश ने ब्लड क्लैन के ग्रह को लूट लिया और ब्लड क्लैन के एक एल्डर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। अब सुरेश का नाम हर किसी की जुबान पर था। यहाँ तक कि अभी भी कई लोग मानते थे कि व्हाइट रोब्स वाला आदमी सुरेश ही था। ये तो सही बात है, धन्यवाद फादर इन लॉ। सुरेश ने झुककर प्रणाम किया। वह आरव के सामने जरा भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने खुद के एंसेस्टर्स से भी ज्यादा सम्मान आरव को देता था। लेकिन उसे हमेशा कुछ अजीब लग रहा था, हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। बहुत अच्छा, आरव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सीनियर, आपने रौनक का रूप क्यों धारण किया? आपका उद्देश्य क्या था? जैस्मिन ने पूछा। हालांकि बोन एज के हिसाब से वह आरव से बड़ी थी, लेकिन सीनियरिटी और स्ट्रेंथ के मामले में उसे आरव को सीनियर कहना ही उचित था। आरव एक पल के लिए अटक गया। सभी लोग फिर से आरव की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि वह अब क्या बहाना बनाएगा। यहाँ मौजूद लोगों में केवल सुरेश ही मूर्ख था, बाकी सब बहुत चतुर थे। हाँ, तो आपने रौनक का रूप क्यों धारण किया फादर इन लॉ? सुरेश ने हैरानी से पूछा। उसे अभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। असल बात यही थी। क्योंकि आरव ने सबकी ओर देखा, थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मैं उसे और एरोगेंट बनाना चाहता था। एरोगेंट? सभी लोग उलझन में पड़ गए। फादर इन लॉ, इसका क्या मतलब है? रौनक पहले से एरोगेंट है। अगर मैं उसकी रेप्यूटेशन और बड़ी कर दूं तो क्या वह और ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो जाएगा? इससे उसके और भी ताकतवर दुश्मन बनेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आरव हंस पड़ा, फिर जैस्मिन की ओर देखकर बोला, तो अब रौनक मर चुका है? जैस्मिन स्तब्ध रह गई और चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। वह आरव को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यह आदमी किसी मॉन्स्टर जैसा ताकतवर था। समझ गया। सुरेश बार बार सिर हिलाने लगा। फादर इन लॉ सही कह रहे हैं। मुझे फादर इन लॉ मत बुलाओ। अभी थोड़ी देर पहले घबराहट में आरव ने सुरेश को बहुत फायदा उठाने दिया था। सुरेश। लव और तन्वी ने मुंह ढककर हंसी दबाई। दोनों जानते थे कि उनके पिता बकवास कर रहे थे।
लेकिन वे अपने पिता की बेइज्जती कैसे होने देते। जैस्मिन चुप रही और यादव फैमिली के बाकी लोग भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। सिर्फ सुरेश ही था जिसने आरव के झूठ पर सचमुच विश्वास कर लिया। जाह्नवी लगातार आरव को देख रही थी, उसका भाव और भी अजीब होता जा रहा था। क्या तुम बिना किसी को पता चले दूसरे लोगों का रूप बदल सकते हो? जाह्नवी ने पूछा। ओह हाँ, आरव ने सिर हिलाया। डिस्गाइज एक ऐसी तकनीक थी जो शरीर और स्पिरिट दोनों को बदल देती थी। ये स्टार चार्ट से मिली सीक्रेट टेक्निक थी और आज तक बेहद उपयोगी साबित हो रही थी। आरव को जयंत से स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक भी मिली थी। उससे वह अपनी ऑरा और रेल्म बदल सकता था, लेकिन अब वह तकनीक ज़्यादा काम की नहीं रही। फायर स्टार रीजन में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे। कोशर की मुखर्जी फैमिली की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स अब पर्याप्त नहीं थीं। तुम पहले रेल्म ऑफ लाइट में गए थे? जाह्नवी ने अचानक पूछा। ये, आरव एक पल के लिए चौंक गया। तुम चार्ल्स हो? जाह्नवी अचानक चिल्ला उठी। आखिरकार उसे सच्चाई का सुराग मिल गया था। सामने वाले ने उसका इस्तेमाल करके रेल्म ऑफ लाइट में प्रवेश किया था, फिर उसकी मदद करके तन्वी से लड़ाई की थी। उसी समय जाह्नवी को कुछ अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अभिनय कर रहे हों। अगर सामने वाला वही चार्ल्स था तो सब कुछ समझ में आता था। वो हाँ, आरव ने सिर हिलाकर मान लिया। वैसे भी यह सिर्फ जाह्नवी से बोला गया एक झूठ था। तुमने मुझे धोखा दिया। जाह्नवी पूरी तरह स्तब्ध थी। वो सच में बेवकूफ़ बन गई थी। सामने वाले ने उसका फ़ायदा उठाया था और उससे सारे ओरिजिनियम भी ठग लिए थे। लव, तन्वी, जैस्मिन, फादर इन लॉ, उस समय मुझे मारने वाले भी आप ही थे। सुरेश फिर से चौंक गया। तो वही चार्ल्स था जिसने उसे पीटा था, वो उसका फादर इन लॉ निकला। आरव ने सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द करने लगा था और अब बहस करने का मन भी नहीं था। वह थक चुका था, मानसिक रूप से पूरी तरह थक गया था। मेरे ओरिजिनियम वापस करो, जाह्नवी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उस समय आरव को 100 स्टोन्स देने के बाद उसे कई साल गरीबी में बिताने पड़े थे। अब पता चला बाप बेटी दोनों मिलकर उसे ठग रहे थे। फादर इन लॉ, आपने मुझे उस समय क्यों पीटा था? सुरेश अब भी सदमे में था। उस समय उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी। इसी कारण घर लौटने के बाद उसने और मेहनत से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि तुम बेकार थे इसलिए मैंने तुम्हें पीटा, आरव ने दांत भींचकर कहा। आज वह शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। अब कुछ नहीं बचा था। क्यों? सुरेश उलझन में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सच में इतना नापसंद था? अगर आरव को पता चलता कि सुरेश क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से कहता, हाँ तुम सच में इतने अननोइंग हो। उस समय रेल्म ऑफ लाइट के बाहर आरव ने खुद सुरेश से बातचीत शुरू की थी ताकि उसके साथ अंदर घुस सके। लेकिन सुरेश का रवैया कैसा था? फादर इन लॉ क्यों? सुरेश ने जिद की। अगर उसके फादर इन लॉ ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह और तन्वी खुश कैसे रहेंगे? कम से कम वो तो यही सोचता था। जरा सोचो तुमने पहले क्या किया था, आरव ने भारी आवाज में कहा। सुरेश एक पल के लिए रुक गया और उस समय की घटनाएं याद करने लगा। उस दिन वह उत्साह से रेल्म ऑफ लाइट की ओर जा रहा था। उसने अपने पिता से चुराए हुए ट्रेजर्स साथ रखे थे ताकि अपनी प्रेमिका का दिल जीत सके। फिर उसकी मुलाकात आरव से हुई और फिर ये सब याद करते ही सुरेश की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। धड़ाम, फादर इन लॉ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। सुरेश तुरंत आरव के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। आरव, तन्वी, लव, जैस्मिन का चेहरा काला पड़ गया। उसका अपना भाई बिना किसी शर्म के घुटनों पर गिर गया था। पास खड़े बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। तुम बार बार मुझे फादर इन लॉ बुला रहे हो, क्या कभी बंद भी करोगे? तन्वी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। क्योंकि सुरेश ने उसे बचाया था इसलिए तन्वी अब तक चुप थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सुरेश लगातार फादर इन लॉ चिल्लाता ही जा रहा था। बस चिल्लाए जा रहा था। लव का चेहरा भी गंभीर हो गया। ओह, सुरेश स्तब्ध रह गया। बहुत सारी बातें एक साथ हो चुकी थीं। वो इतनी जल्दी सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तन्वी का अचानक पिता होना, ये बहुत अविश्वसनीय था। जैस्मिन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई।
उसने सुरेश को नीचे खींचा और उसके सिर पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। चुप रहो। सुरेश दर्द से चीख उठा और तुरंत शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। ये सुरेश आखिरकार चुप हुआ। मेरे 100 स्टोन वापस करो। जाह्नवी अब भी आरव को छोड़ने को तैयार नहीं थी और गुस्से में उसकी ओर दौड़ी। ठीक है, लौटा दूंगा। आरव बेबस हो गया। ये तो बस थोड़े से 100 स्टोन्स थे, क्या इतना बड़ा मुद्दा था। फिर उसने एक स्टोरेज रिंग जाह्नवी की ओर फेंक दी। अब बात बनी। स्टोरेज रिंग मिलते ही जाह्नवी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने तुरंत उसके अंदर देखा। जाह्नवी भय से चीख उठी। उसका चेहरा आतंक से भर गया। बाकी को ब्याज समझ लेना। आरव मुस्कुराया। मैं ये बहुत ज्यादा है। जाह्नवी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अंदर 200 मिलियन ओरिजिनियम थे। 200 मिलियन रख लो। तन्वी मुस्कुराए। उसे पता था कि उसका पिता पैसे के मामले में बहुत उदार था। आखिर उनकी कमाई करने की क्षमता बेहद जबरदस्त थी। इतने 100 स्टोन्स मिलने के बाद जाह्नवी का सारा गुस्सा गायब हो गया। अब गुस्सा करने जैसा बचा ही क्या था, कुछ भी नहीं। इसके बाद यादव फैमिली के लोग बैठकर रिकवरी करने लगे। जाह्नवी भी वही करने लगी। हाल की लड़ाई में उन सबकी एसेंस को नुकसान पहुंचा था। आरव ने बड़ी मात्रा में पिल्स और दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स निकालकर सब में बांट दिए। अपनी बेटी के सफ़ेद बाल देखकर उसका दिल दुख उठा। उसने बड़ी मात्रा में नरिशिंग और लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली पिल्स अपनी बेटी को दीं। जब तन्वी का कल्टिवेशन लेवल बढ़ेगा तो उसकी लाइफ स्पैन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन सैक्रिफाइस में जो लाइफ स्पैन जल चुकी थी उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। अब आरव की किलिंग इंटेंट विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लिए चरम पर पहुंच चुकी थी। यहां से जाने के बाद वह निश्चित रूप से दोनों क्लैन्स का नरसंहार करेगा। 3 दिन बाद सभी लोग काफी हद तक रिकवर हो गए। आरव ने सुनैना और चांदनी को भी रिहा कर दिया। तन्वी की हालत देखकर दोनों महिलाओं का दिल टूट गया। इसके बाद रेल्म ऑफ लाइट का लीडर एलिसन आरव द्वारा दबा दिया गया था। अब रेल्म ऑफ लाइट के बाकी डिसाइपल्स बिना लीडर के रह गए थे। स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित होने वाली थी। तन्वी ने तय किया कि वह कुछ दिन और रुकेगी और यहाँ की स्थिति डिसाइपल्स को समझाने के बाद आरव के साथ जाएगी। सीक्रेट रेल्म में अभी भी 9 साल से ज़्यादा समय बचा था। बाकी समय परिवार साथ रहेगा। जैस्मिन और उसके परिवार ने आरव और बाकी लोगों से विदा ली। आभार जताते हुए आरव ने जैस्मिन को कई सेरेंडिपिटस प्लेसेस के बारे में भी बताया जहां वह खुद अभी तक नहीं जा पाया था। बहुत धन्यवाद। जैस्मिन खुशी से भर उठी। तन्वी अपना ध्यान रखना। फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ अलविदा। धड़ाम। सुरेश को उसकी बहन ने बुरी तरह पीटा और फिर घसीट कर ले गई। कितनी शर्मनाक बात थी। आरव और बाकी लोग कड़वी मुस्कान हंस पड़े। इस घटना के बाद सिर्फ तन्वी ही नहीं बल्कि आरव की भी सुरेश के प्रति राय बदल गई। ये लड़का बुरा नहीं था, बस ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। आरव ने एलिसन द्वारा लगाए गए कई बैरियर्स तोड़ दिए। अब रेल्म ऑफ लाइट के डिसाइपल्स स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। तन्वी ने संदेश भेजकर रेल्म ऑफ लाइट के सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा होने का आदेश दिया। पहले जो लाइट रेल्म टोकन ट्विन फ्लाइंग स्पीड स्टोरेज रिंग में था, अब वह तन्वी के हाथों में था। पिछले कुछ दिनों में रेल्म ऑफ लाइट के और भी ज्यादा डिसाइपल्स इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग रूइंस की गहराइयों में चले गए थे जबकि कुछ ब्लड ट्री को रिफाइन कर रहे थे, इसलिए वे समय पर नहीं पहुंच पाए थे। जब उन्हें पता चला कि एलिसन ने सबके साथ विश्वासघात किया और बाद में मारा गया, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए और इस बात पर यकीन नहीं कर पाए। सीनियर ब्रदर सच में ट्रेटर था? नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर केवल तन्वी की बात मानी जाए तो इस मामले को समझाना सचमुच मुश्किल था। लेकिन जाह्नवी अभी भी वहां मौजूद थी, इसलिए रेल्म ऑफ लाइट के डिसाइपल्स को इस बात पर विश्वास करना पड़ा। अगर कोई और गवाही देता तो शायद उसका असर इतना नहीं होता। लेकिन जाह्नवी तो तन्वी की मॉर्टल एनिमी थी। वो किसी भी हालत में तन्वी के लिए झूठ नहीं बोलती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सीनियर ब्रदर्स ऐसे इंसान होंगे। अब आगे क्या करें? रेल्म ऑफ लाइट के कई जीनियसेस सदमे में थे और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ गए थे। उनकी हालत हेवन मेंडिंग पवेलियन जैसी हो गई थी। आखिरकार आरव आगे आया और अपनी बेटी की खातिर उसने उन्हें स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट में सुरक्षा देने की सहमति दे दी। सब लोग निश्चिंत रहें, वह मेरे पिता हैं, वह कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
तन्वी लगातार समझाती रही। आखिर स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट में प्रवेश करना कोई छोटी बात नहीं थी। अब उनकी जिंदगी और मौत किसी और के हाथों में होती, इसलिए रेल्म ऑफ लाइट के डिसाइपल्स का चिंतित होना स्वाभाविक था। आखिर में उन्होंने पहले हालात देखने का फैसला किया, बाद में निर्णय लिया जाएगा। आरव ने उनकी इस मांग को आसानी से मान लिया। उसने ये भी वादा किया कि बाद में वो फिर से रूइंस में आएगा, क्योंकि रेल्म ऑफ लाइट के डिसाइपल्स ने अभी तक इन रूइंस को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया था। उन्हें आगे भी खोज जारी रखनी थी। आरव अपने परिवार के साथ यहाँ से जाने की योजना बना चुका था। उन्हें अभी समृद्धि और रेड विच को ढूंढना था। माउंट सैंड के लोगों को ढूंढने के बाद ही परिवार थोड़े समय के लिए एक साथ मिल पाया था। मैं भी साथ चलूंगी, जानवी ने दांत भींचते हुए कहा। वह तन्वी और बाकी लोगों के साथ जाना चाहती थी। क्यों? तन्वी ने हैरानी से पूछा। आरव भी चौंक गया। यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा सुरक्षित होगा, जानवी ने कहा। ओह ठीक है फिर, आरव ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। आखिर जानवी ने तन्वी की जान बचाई थी, अब जब उसने खुद कह दिया तो आरव मना क्या करता। स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर आ जाओ। नहीं, मैं बाहर ही रहूंगी, जानवी ने सिर हिलाया। आरव, आखिर कोई और उपाय न होने के कारण जानवी बाहर ही रही। सुनैना और चांदनी को हमेशा की तरह अंदर भेज दिया गया, लेकिन इस बार शेरा को भी उनके साथ अंदर फेंक दिया गया ताकि उनका साथ बना रहे। तन्वी अब काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी थी। वो और लव दोनों बहुत ताकतवर थे। बाहर रहने पर वे बोझ नहीं बनेंगे बल्कि मदद ही करेंगे। इसलिए आरव अपने बच्चों और जानवी के साथ सीक्रेट रूइंस से बाहर निकल गया। समूह तारों भरे आकाश में गायब हो गया। आरव बेहद उलझन में था। जानवी आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी? वो अभी तक स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर क्यों नहीं गई? तन्वी और लव भी उतने ही उलझे हुए थे। उन्हें जानवी की सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सीक्रेट स्टार फील्ड के भीतर नूर एक ऐसे सीक्रेट रेल्म में छिपा हुआ था जहां अफसर मौजूद थे। यह वही जगह थी जहां वो भविष्य में खुद को मजबूत करने वाला था, लेकिन अब यह उसकी छिपने की जगह बन चुकी थी। ये स्थान शक्तिशाली डेमन वॉरियर्स की लाशों से भरा पड़ा था। अनगिनत वर्षों के बाद भी वे लाशें अब तक मौजूद थीं, और वहां सबसे शक्तिशाली अस्तित्व का एसेंस और ब्लड भी अब तक खत्म नहीं हुआ था। रुको, नूर पागलों की तरह उन डेमन कॉप्सेस की बची हुई शक्ति को सोख रहा था। किसी भी कीमत पर यह जानना जरूरी था कि ये लाशें डेमन रेस के बेहद शक्तिशाली सदस्यों की थीं। इनमें मलेवलेंट एनर्जी और रिजेंटमेंट भरा हुआ था, कुछ कुछ ब्लड ट्री जैसा। लेकिन ब्लड ट्री से अलग इन लाशों में मौजूद रिजेंटमेंट और मलेवलेंट एनर्जी 10,000 गुना ज़्यादा भयानक थी। अगर कोई केवल शक्ति पाने के पीछे पागल हो जाए और इन मलेवलेंट एनर्जीज तथा रिजेंटमेंट्स को रिफाइन न करे, तो अंत में नूर खुद को खो देगा और एक डेविल बन जाएगा। लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसे बदला चाहिए था। स्पार्कल पवेलियन के डिसाइपल्स की जगह पर यहाँ अर्थ एलिमेंट बेहद प्रबल था और सभी लोगों को बहुत लाभ मिला था। और राजन की शक्ति वाला लाइट स्पॉट लगातार और मजबूत होता जा रहा था। पीले भूरे रंग के वे लाइट स्पॉट्स भयानक ऑरा छोड़ रहे थे। फिर वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। बूम! क्या हुआ? वो सीनियर ब्रदर है। हेवन मेंडिंग पवेलियन के डिसाइपल्स स्तब्ध रह गए। पीले भूरे रंग की रोशनी टूट गई और राजन अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट अवस्था में पुनर्जीवित हो गया। उसका चेहरा ठंडा था। उसने आसपास की अर्थ एलिमेंटल पावर को इकट्ठा करके अपने लिए नया शरीर बनाना शुरू कर दिया और अस्थायी रूप से अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को उसमें जोड़ दिया। हेवन मेंडिंग पवेलियन के डिसाइपल्स पूरी तरह हिल चुके थे। राजन मरा नहीं था। सीनियर ब्रदर, आप ठीक हैं? ये देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ सीनियर ब्रदर, हम सब बहुत चिंतित थे। सीनियर ब्रदर, आप हेवन मेंडिंग पवेलियन के डिसाइपल्स चिंता भरे शब्द बोलने लगे। उन्हें अंदर से बहुत अपराधबोध हो रहा था, क्योंकि पहले उन्होंने राजन के बारे में आसपास बहुत बुरी बातें कही थीं। लेकिन किसे पता था कि राजन अभी भी जिंदा है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजन ने उनकी बातें सुनी थी या नहीं। अगर उसने सुन लिया तो वे खतरे में थे। ही मैं मरा नहीं हूँ। क्या तुम सब निराश हो? राजन ने ठंडी हंसी के साथ चारों ओर देखा। उसकी आंखों में डरावनी किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। मर जाओ तुम सब। सीनियर ब्रदर, नहीं सीनियर ब्रदर, राजन ने तुरंत हमला कर दिया।
उसने हेवन मेंडिंग पवेलियन के उन सभी डिसाइपल्स का कत्लेआम शुरू कर दिया। हालांकि वो अभी अभी प्राइमोर्डियल स्पिरिट अवस्था में पुनर्जीवित हुआ था और बहुत कमजोर था, लेकिन अर्थ एलिमेंट से भरपूर इस जगह में हेवन मेंडिंग पवेलियन के ये डिसाइपल्स उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। हेवन मेंडिंग पवेलियन लड़ाई में माहिर नहीं था और उसके डिसाइपल्स भी काफी कमजोर थे। उन सभी लोगों का बेरहमी से सफाया कर दिया गया। राजन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने सीक्रेट रेल्म की अर्थ एलिमेंटल पावर को पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया, फिर दूर भाग निकला। चांदनी, सुनैना और वह हरामी, तुम सबको मरना होगा। आरव और बाकी लोग बहुत दूर निकल चुके थे। इस दौरान जानवी लगातार चोरी छिपे आरव को देखती रहती थी। उसे लगता था कि वह बहुत सावधानी से ये कर रही है, लेकिन उसके आसपास मौजूद 3 लोगों की नज़रों से वह बच नहीं सकी। आरव, तन्वी और लव तीनों की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें उनसे कैसे छिप सकती थीं? तीनों ही इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आखिर जानवी करना क्या चाहती है। क्या वह सिर्फ जिज्ञासा में उनका पीछा कर रही थी? ये कैसे संभव हो सकता था? आरव ने आह भरी। वह जानवी पर ध्यान देने में भी आलस महसूस कर रहा था। वह सच में काफी सुंदर थी, लेकिन वह उसकी बेटी की ही पीढ़ी की थी। वह कोई गलत हरकत नहीं करना चाहता था। आरव और उसके साथ ही अनगिनत स्टार सिस्टम्स से गुजरते रहे। इस दौरान उन्हें कई छोटे और मध्यम स्तर की शक्तियां मिली, साथ ही बड़े फैक्शंस के बिखरे हुए जीनियसेस भी मिले। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जो भी दुश्मनी दिखाता, उसे सीधे मार दिया जाता। आरव, लव, तन्वी और जानवी लगातार वॉइड में यात्रा करते रहे। ये खबर भी धीरे धीरे फैल गई। इससे पूरे सीक्रेट रेल्म में हलचल मच गई। ये लगता है लव और तन्वी दोनों वही लोग हैं जो विच गॉड क्लैन के स्लेव रेल्म को नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये सच है। आखिर वो आदमी कितना ताकतवर होगा जिसके 2 बच्चे इतने मॉन्स्ट्रस हैं? कौन जाने। ये चर्चा इतनी फैल गई कि इसकी खबर माउंट सेंटस तक पहुंच गई। ये खबर सुनते ही समृद्धि, रेड विच और नैना के चेहरों पर छिपी न जा सकने वाली मुस्कान आ गई। वे तुरंत आरव और बाकी लोगों को ढूंढने निकलना चाहते थे, लेकिन कशिश ने उन्हें जाने नहीं दिया। धत तेरे की, हमें उसे पकड़ना ही होगा, चाहे वो स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर हो या कोई और। मैं कशिश उसे जरूर मारूंगी। कशिश और बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर वही वाइट रोब्स वाला आदमी था, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि आरव कितना ताकतवर है। उसे सिर्फ बदला चाहिए था। हर कीमत पर आरव को खत्म करना था। रोसी भी यही चाहती थी। वह भी आरव को मारना चाहती थी। वह पागल हरामी। सोचने वाली बात यह थी, आरव सेंट स्पीक के लोगों को ढूंढ रहा था और सेंट स्पीक के लोग आरव को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों पक्ष कभी मिल ही नहीं पाए। 3 दिन बाद आरव ने कम्युनिकेशन जेड स्लिप हाथ में लिया और उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या हुआ फादर? तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। कुछ परेशानी हो गई है, मुझे जाकर देखना होगा, आरव ने आह भरते हुए कहा और अपने बच्चों तथा जानवी को लेकर निकल पड़ा। जिस परेशानी की वह बात कर रहा था वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों से जुड़ी थी। यह मुसीबत विवान की वजह से शुरू हुई थी। शुरुआत में विवान आरव को लेकर जगह जगह दिखावा करता घूम रहा था। वह कई बड़ी शक्तियों के सामने बेहद घमंडी अंदाज में पेश आ रहा था। उन लोगों के दिलों में विवान और आरव दोनों के लिए नाराजगी भर गई थी। वे विवान और बाकी लोगों को सीधे नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे, लेकिन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट को परेशान जरूर कर सकते थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आरव वही वाइट रोब्स वाला आदमी है और वही स्लेव रेल्म का एम्परर भी है। यहाँ तक कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स भी इस सच्चाई से अनजान थे। इस समय वे स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों द्वारा पीछा किए जा रहे थे। स्वॉर्ड सेक्ट एक बेहद बड़ी शक्ति थी। हालांकि यह केवल स्वॉर्ड सेक्ट की एक ब्रांच थी, लेकिन फिर भी वह ऐसी ताकत थी जिसका सामना जेड कॉल्ड्रन सेक्ट नहीं कर सकता था। गिरीश, लावण्य और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हालत में दूर भाग रहे थे। उनके पीछे स्वॉर्ड सेक्ट के जीनियसेस और प्रोडिजीज का समूह था जो लगातार अपनी डार्क स्वॉर्ड एस से चमकदार स्वॉर्ड लाइट्स छोड़ रहे थे। रुको, हमारा पीछा करना बंद करो। ये हमारी गलती नहीं है। जाकर बौद्ध टेम्पल से बदला लो। हम गलत थे, सारंग की तरफ से माफी मांगते हैं। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स भी मूर्ख नहीं थे। वे सामने से लड़ाई कैसे करते?
और अगर लड़ते भी तो जीतने का कोई मौका नहीं था। हम तुम सबको मार डालेंगे, पहले तुम लोगों को मारेंगे फिर बाद में उस सारंग को भी खत्म करेंगे। भागना बंद करो। दोनों पक्षों के बीच पीछा जारी रहा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के कई डिसाइपल्स तो लड़ते लड़ते मारे भी गए। धत तेरे की उनसे लड़ते हैं, लावण्य ने दांत भींचते हुए कहा। वह मरते दम तक लड़ना चाहती थी और भागते रहना नहीं चाहती थी। रुको रुको, हमने पहले ही सारंग को संदेश भेज दिया है, हम उसके आने का इंतजार करेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं। गिरीश पूरी तरह निराश था। लावण्य ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी, वह सच में स्वॉर्ड सेक्ट से जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहती थी। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? वे लोग तो मुश्किल से भाग पा रहे थे। अब सवाल ये था कि क्या वे बच भी पाएंगे या नहीं। स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के चेहरों पर क्रूर भाव थे और उनके शरीर से भयंकर किलिंग इंटेंट निकल रही थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के इन डिसाइपल्स की ताकत से वे आखिर उनके हाथों से कैसे बच सकते थे? मार डालो। तुम लोग भागकर कहाँ जाओगे? स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स हत्या की मंशा से भरे हुए तेजी से जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स को घेरने लगे। तुम लोग कोई मूर्खता मत करना, जब सारंग आएगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमें जाने दो, हमारा जेड कॉल्ड्रन सेक्ट तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के कई डिसाइपल्स दया की भीख मांगने लगे, लेकिन स्वॉर्ड सेक्ट के ये डिसाइपल्स उन्हें कैसे छोड़ सकते थे? ही अगर दोष देना है तो बौद्ध टेम्पल के उन हरामी मंक्स और तुम्हारे सारंग को दो। स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल ठंडी हंसी के साथ बोला। बाकी लोगों के चेहरों पर भी किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। असल में सीक्रेट स्टार फील्ड में प्रवेश करने से पहले ही कई फैक्शंस के एल्डर्स ने अपने जूनियर्स को टेलीपैथिक मैसेजेस भेज दिए थे। उन्होंने आदेश दिया था कि अगर सीक्रेट रेल्म स्टारफील्ड के अंदर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का कोई भी व्यक्ति मिले तो तुरंत हमला कर देना। सीक्रेट रेल्म के भीतर अफसरों के लिए लड़ना और एक दूसरे का कत्लेआम करना आम बात थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स शुरू से ही यहाँ बेहद सावधानी और विनम्रता से रह रहे थे। ऊपर से स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स के आदेश भी मौजूद थे, तो स्वॉर्ड सेक्ट के ये डिसाइपल्स उन्हें कैसे छोड़ सकते थे? और परिणाम यही हुआ। छोटी लड़की, तुम काफ़ी खूबसूरत हो और तुम्हारी कल्टिवेशन भी अच्छी है, क्यों ना हमारे स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो जाओ, शायद तब हम तुम्हारी जान बख्श दें। स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल अश्लील मुस्कान के साथ लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लावण्य बेहद सुंदर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से पुरुष उस पर मोहित थे। इन स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स की नज़रों में सामने मौजूद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग बस वध के लिए तैयार मेमने थे। उन्हें मारना बेहद आसान था। सपने देखते रहो, लावण्य ने दांत भींचकर कहा। ही तो फिर महिलाओं पर दया न दिखाने के लिए हमें दोष मत देना। स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल ने खतरनाक मुस्कान दिखाए। उन्होंने अपनी औरस छोड़ दी और जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों को दबाने लगे। गिरीश, लावण्य और बाकी लोग भी मरने तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे झुकने के बजाय मरना पसंद करते थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें परिणाम को लेकर कोई सस्पेंस नहीं था। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तभी तक था जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल सामने न आए। तभी दूर से कई भयानक ऑरर्स तेजी से पास आने लगी। कौन आ रहा है? इतनी शक्तिशाली ऑरर? सभी लोग चौंक गए। स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स एक साथ चीख पड़े और मुड़कर देखने लगे। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स भी स्तब्ध रह गए और उधर देखने लगे। उनकी हालत पहले ही इतनी खराब थी कि अब इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। उसी समय उन्होंने दूर से कई आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। वो एंशिएंट सेक्रेड बॉडी लव है, रेल्म ऑफ लाइट की तन्वी। जानवी भी यहाँ है। तो सबसे आगे वाला आदमी क्या वही वाइट रोब वाला व्यक्ति है? स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर। सभी के चेहरे बुरी तरह बदल गए। खासकर स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये लोग सीधे उनकी ओर क्यों आ रहे हैं। आरव, लव, तन्वी और उनके पीछे चल रही जानवी धीरे धीरे समूह के सामने आकर रुक गए। कई स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। ओम ग्रीटिंग्स सीनियर्स, मैं स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल सुमित हूँ। स्वॉर्ड सेक्ट के समूह में सबसे आगे खड़े जीनियस ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। उसका रवैया बेहद विनम्र था। बाकी स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स ने भी तुरंत झुककर प्रणाम किया। इन लोगों में से कोई भी अकेले उन्हें मिटा सकता था, सिवाय जानवी के, इसलिए वे जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
उन्हें डर था कि कहीं वे इन लोगों को नाराज न कर दें। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग भी स्तब्ध थे। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी लव और रेल्म ऑफ लाइट की तन्वी, ये दोनों ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें वे पहले केवल दूर से देखते थे, और कहा जाता था कि स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर उनका पिता है। लेकिन शुरुआती झटके के बाद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स अचानक अवाक रह गए, क्योंकि सामने खड़ा स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर उन्हें कुछ कुछ सारंग जैसा लग रहा था। आरव ने स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सीधे गिरीश, लावण्य और बाकी लोगों की ओर देखने लगा। मैं देर से आया, माफ करना गिरीश, लावण्य, बाकी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट डिसाइपल्स, स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स। क्यों ऐसा क्यों लग रहा था कि स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर खास तौर पर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के इन लोगों के लिए आया है? क्यों? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? गिरीश ने सदमे में मुंह खोलते हुए पूछा। बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। ही अब समझ आया, तुम लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाए। आरव का चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वो सारंग के रूप में बदल गया। अब पहचान लिया ना? गिरीश, लावण्य और बाकी लोग वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स पूरी तरह सुन्न पड़ गए। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का सारंग असल में वही वाइट रोब्स वाला आदमी था, वही स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर और तन्वी तथा लव का पिता। एक पल में उन्हें बहुत सारी बातें समझ आ गईं। विवान उस व्यक्ति के साथ इतना विनम्र व्यवहार क्यों करता था? स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर आते ही जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स से सीधे बात क्यों करने लगा? क्योंकि वे दोनों एक ही व्यक्ति थे। स्वॉर्ड सेक्ट के उन जीनियसेस का दिल टूट गया। क्या यह मजाक नहीं था? स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों की ओर देखा, मानो पूछना चाहते हो, अगर तुम्हारे पीछे इतना बड़ा सहारा था तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो 10 जाने होने पर भी हम तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के ये डिसाइपल्स खुद भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्हें भी अभी अभी सच्चाई पता चली थी। बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन पर स्टोरीज़ को शिफ्ट करेंगे। इस मंथ में मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर रूथलेस, एक स्टोरी यूट्यूब के बराबर तक हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ पर डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्स अगस्त ख़त्म होने वाला है। इसी अगस्त में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम एपिसोड डालने की। और नेक्स्ट मंथ हम लोग मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर एक रूथलेस, जो कि ये दोनों पहले मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद मिस्ट्रीज में मिलेंगे को शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे सारी स्टोरीज़ को। इसी मंथ में हम लोग ज़्यादा पॉसिबली ट्राई करेंगे करने का। अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तब तक हम लोग यूट्यूब पे अल्टरनेट डेज में एपिसोड डालता रहूँगा, डेली थोड़ा एपिसोड डालता रहूँगा। और कंप्लीट सीरीज़ हैं सारी, कंप्लीट कर दूँगा सारी सीरीज़। एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग सही से वर्किंग में ला दूँगा। इस टाइम आप रूथलेस, गर्जमाई और मैं योद्धा के स्टार्टिंग से एपिसोड सुन सकते हो। और न्यू सीरीज़ भी है, ड्रैगन प्रिंसेस एंड एक और नई स्टोरी है, वो भी अपलोड होगी।